हाँ आइए देखें, आम मानसिकता के चौथे पार्ट में इसके पहले जो स्टडी कर रहे थे हम लोग वो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस था। और यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ए है तो क्या होगा, बी है, दोनों का तो क्या होगा, ये सब आपने लगाया था। आज कहे कि यदि माता का रुधिर वर्ग ए हो और पिता का रुधिर वर्ग बी हो तो उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप संभव होगा और कौन सा ब्लड ग्रुप असंभव होगा, इसका अध्ययन करना था। तो माता का रुधिर वर्ग ए और ए के जीन सेट है, पिता का रुधिर वर्ग बी है अगर तो ये जीन यानी जोड़ियां हैं। बी ब्लड ग्रुप की जो जीन बनाती है ब्लड ग्रुप बी, इनको क्रॉस चेकर बोर्ड में हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि क्या जीनोटाइप बच्चों में जाता है। तो आप जानते हैं कि यदि बी ब्लड ग्रुप पिता का है तो पिता में स्पर्म सेल बनने के लिए जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जीन बटेगी आगे से। माता में अंडे बनने के लिए जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ओवम बनेगी, और ओवम और स्पर्म जो है वो आपस में मिलते हैं तब जायगोट का अगली पीढ़ी आती है। तो यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन कराइए जैसे पहले कराए हुए हैं, और सारी जीन जो है वो बढ़ के अलग अलग गैमेट में जा सकती है। तो अगर संभावनाएं कितने गैमेट की बन रही हैं, 4 मेल गैमेट की और 4 फीमेल गैमेट की। तो इस प्रकार से 4 गैमेट को हम पुट करें और क्रॉस चेकर बोर्ड में बनाएं और देखें कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप संभव है और कौन सा ब्लड ग्रुप असंभव है। तो इसके लिए आपको चेकर बोर्ड, ये बहुत आसान तरीका, आप 4 गैमेट हैं तो 4 पार्ट इसके कर दें और 4 फीमेल गैमेट हो सकते हैं तो 4 पार्ट इसके कर दें। अब मेल गैमेट एक तरफ इधर मान लीजिए और फीमेल गैमेट इधर लिखते हैं। तो ए ओ, बी 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 ओ। और देखें यदि ओवम से इस स्पर्म का हो गया निषेचन तो जीन क्या जा रही है, इसका हो गया तो इसका हो गया तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं सबका। यहां से इसके साथ क्रॉस बनाएं, इसी प्रकार से यहां भी मेंडल के नियम के अनुसार ही क्रॉस बन रहा है। वो अगर वहां पे पकड़ में आ जाता है तो एरर नहीं होगी, इसलिए इसके पहले वाले लेक्चर्स जरूर देख लें आप लोग ताकि कंफ्यूजन न रहे। और जेनेटिक्स में क्रॉस बनाना होगा आवश्यक यही आना चाहिए आपको। यहाँ से देखें बीओ यहाँ भी बीओ और यहाँ है ओ और तो इस तरह से यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, कुंजी से मिला के देखिए आप, कुंजी बनाइए पहले, ये भी होगा ये भी ये ए भी है, ए बी ब्लड ग्रुप, ये है ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप है, ये भी ए बी ब्लड ग्रुप है, ये भी ए बी ब्लड ग्रुप है और ये
ए ब्लड ग्रुप है। यहाँ से देखें तो BO कुंज से मिलाएंगे बी ब्लड ग्रुप होता है, BO बी ब्लड ग्रुप होगा, BO बी ब्लड ग्रुप होगा और O होता है O ब्लड ग्रुप। तो अब देखें कि कौन सा ब्लड ग्रुप संभव है और कौन सा नहीं। ए संभव है, ये यहाँ से निकाल रहे हैं, बी संभव है, ये यहाँ से आ गया, ए भी संभव है सबसे ज्यादा है, ओ भी संभव है। तो संभव ब्लड ग्रुप जो हैं वो हो गए ए बी ए बी और चारों ब्लड ग्रुप बच्चों में संभव हैं। असंभव ब्लड ग्रुप इस दशा में नहीं होगा। तो यदि माता पिता के बीच बच्चों को लेकर विवाद हो और माता का ब्लड ग्रुप ए हो और पिता का ब्लड ग्रुप बी हो, तो वल्दियत ज्ञात करने के लिए चूंकि चारों ब्लड ग्रुप संभव है, तो इन दैट कंडीशन ओनली मदर विल बी नो हु इज फादर ऑफ दैट चाइल्ड। वल्दियत निकालने के लिए ब्लड ग्रुप का सहारा जरूर लिया जाता है, लेकिन इस केस में चूंकि चारों संभव ब्लड ग्रुप है इसलिए वल्दियत क्लियर नहीं होती। तो ऐसा सवाल भी आता है, इसमें तमाम सवाल बने हुए हैं किताबों में, आप देखेंगे उनके आंसर बनते हैं आपसे तो ठीक, नहीं तो उसको कमेंट में दीजिए, उन प्रश्नों के भी जवाब दिए जाएंगे। या रेगुलर कक्षाएं जब चलेगी तब आपको उनका जवाब मिल जाएगा। इस तरह से ये स्पेशल केस थी, इसको अलग से करा दिया। अब जरा देखें कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान कुछ अनियमितताएं हैं और उससे जो है ट्विंस बनते हैं, ट्विंस या जुड़वा। ये क्या है इस पर आज अध्ययन करेंगे हम लोग। जुड़वा किसे कहते हैं? तो साथ जन्म लेने वाले एक से अधिक शिशु जुड़वा कहलाते हैं। तो कभी कभी एक साथ दो बच्चे या दो से भी ज़्यादा बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो उसके कारण क्या है और उसी कारण के अनुसार उनको बांटा गया है कि कई प्रकार से ये हो सकते हैं ट्विंस। जो साथ जन्म लिए हैं वो एक से अधिक शिशु होते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हुए हैं ऐसा प्रैक्टिकल में। तो जुड़वा बच्चे कितने टाइप के हैं और उनका कैसे फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है उस कंडीशन में। तो पहला जुड़वा जो होता है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं इनको, या आदर्श जुड़वा के नाम से ये आते हैं। और आदर्श जुड़वा के क्या मुख्य लक्षण हैं? तो आदर्श जुड़वा को अगर देखें तो ऐसे जुड़वा बच्चों का लिंग समान होता है, अर्थात यदि दोनों लड़के हैं, साथ जन्म लेने वाले अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो निश्चित रूप से वो या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़कियां होंगी, तो लिंग होगा समान। और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे बनते हैं ये? तो डेवलपमेंट जो है निषेचन के उपरांत ऐसे जुड़वा बनते हैं। कभी कभी निषेचित अंडों में होने वाला प्रथम विदलन विभाजन का रूप धारण कर लेता है, अर्थात जाइगोट जो है वो दो हिस्सों में पूर्ण रूप से बट जाता है। तो दो एम्ब्रियो बच जाते हैं, दो भ्रूण बच जाते हैं, और चूंकि ये कहीं जाइगोट से डेवलप होते हैं इसलिए इनकी रचना में भी, संरचना जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, रचना होगी, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। इनका लिंग भी समान होता है और रचना भी बिल्कुल समान होती है, इनमें भेद नहीं किया जा सकता रचना देख करके, क्योंकि ये समान जाइगोट से विकसित भ्रूण होते हैं। और शायद प्रथम विभाजन पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, क्लीवेज
की जगह डिवीजन हो जाता है, इस कारण से एक से अधिक शिशु बन जाते हैं, लेकिन उनकी रचना और लिंग ये दोनों समान होता है। ये समाज में ऐसे बच्चे आप देखेंगे जिनमें रचना बिल्कुल समान होती है ट्विंस की, तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिनको हम आदर्श जुड़वा कहते हैं। इसी प्रकार से देखें एक और जुड़वा आपको समाज में देखने को मिल रहे हैं और वो होते हैं भ्रातृय जुड़वा, जिनको हम पैटर्नल ट्विंस कहते हैं। भ्रातृय जुड़वा होते हैं ये। तो ये कैसे? तो ऐसे जुड़वा बच्चों का लिंग असमान हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन रचना निश्चित रूप से असमान होती है। लिंग हो सकता है कि साथ जन्म लेने वाले दोनों लड़के हों, दोनों लड़कियां हों, या एक लड़का हो सकता है एक लड़की हो सकती है। असमान हो सकता है अथवा समान भी हो सकता है, परंतु संरचना दोनों शिशुओं की या सारे ट्विंस जितने भी जन्म लेंगे उन सब की अलग अलग होगी। लिंग भी अलग हो सकता है लेकिन रचना बिल्कुल असमान होती है। इस केस में क्यों? क्योंकि कारण है इसका कि ऐसे जुड़वा का जो विकास है वो अलग अलग अंडों से होता है, अर्थात अलग अलग जायगोट से। असमान जायगोट होते हैं, असमान युग्मनज के कारण रचना अलग हो जाती है। कभी कभी माताओं में एक से अधिक अंडे बन जाते हैं एक समय में, और उन अंडों का भी निषेचन हो जाता है, जिससे इस प्रकार के ट्विंस डेवलप होते हैं जिनमें लिंग असमान हो सकता है लेकिन रचना निश्चित रूप से असमान होगी, क्योंकि इनका विकास अलग अलग अंडों से निषेचन के उपरांत होता है, अर्थात सारे बच्चों का अलग अलग युग्मनज या एम्ब्रियो होता है। इस कारण से इनके स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे जुड़वा भी देखते हैं। और एक और प्रकार के जुड़वा समाज में दिखते हैं जो जन्म के उपरांत भी आपस में जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते। तो ऐसे भी जुड़वा देखने को मिलते हैं जिनका शरीर जो है कुछ पार्ट अलग है और बाकी पार्ट जुड़ा हुआ है, तो ये अलग श्रेणी में आते हैं। इनको कहा जाता है सियामीज ट्विंस। तो ऐसे ट्विंस जो हैं वो रचना में समान होते हैं, लिंग भी समान होगा, क्योंकि इनका निर्माण जो है, विकास जो होता है वो समान भ्रूण से होता है। इन्हीं समान भ्रूण होगा, इन्हीं ही भ्रूण से इनका डेवलपमेंट होता है। तो इस कारण से इनका डेवलपमेंट चूंकि एक ही जायगोट के विभाजन कंप्लीट न होने के कारण शायद हो जाता है। इस कारण से कुछ पार्ट बॉडी के जुड़े रहते हैं, जैसे हेड 2 हो सकता है, बाकी नीचे का पार्ट एक ही होता है। तो ये जुड़े रहते हैं, जन्म के बाद आपस में पूर्ण रूप से पृथक नहीं होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सियामीज ट्विंस। तो इन ट्विंस के बारे में कभी कभी सवाल में आ जाते हैं। तो ये 3 ही प्रकार के ट्विंस जो हैं वो पाए जाते हैं, उनके कारण और लक्षण ये आपको स्पष्ट होना चाहिए यहाँ से। अब अगला एस्पेक्ट देखें अगर, तो ये बहुत बार पूछा गया कि लिंग निर्धारण मनुष्य में कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन ये कैसे होता है? तो इसके लिए हमको मानव में और कुछ और जंतुओं में भी गुणसूत्रों का अध्ययन करना पड़ता है। गुणसूत्र जैसे कि आप अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, मनुष्य के बारे में बताते हैं कि मनुष्य के अंदर ह्यूमन में अगर आप देखें तो कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? टोटल क्रोमोसोम होते हैं
46, टोटल क्रोमोसोम है 46। अब इसका ऑब्जर्वेशन किया जाए तो इस 46 में 44 क्रोमोसोम रचना में समान होते हैं, जिनको कहा जाता है ऑटोसोम। तो ऑटोसोम और दो बच गए, एक जोड़ी या दो कह लीजिए बच गए, तो वो हो जाते हैं लिंग गुणसूत्र के नाम से आते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है उनको, और ये लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। जबकि ऑटोसोम वो ग्रेविस्थापक जीन बनाती है, स्ट्रक्चरल जीन पाई जाती है या मेटाबॉलिक जीन पाई जाती है, लेकिन ये लिंग निर्धारण में भाग गुणसूत्र नहीं लेते। केवल दो गुणसूत्र ऐसे हैं जिनसे लिंग निर्धारण होता है मनुष्य के अंदर। तो यदि आप ह्यूमन बीइंग में देखें तो चूंकि मनुष्य एक लिंगी है, मेल और फीमेल अलग अलग होती हैं, अर्थात पिता और माता ये शिशु जन्म देने के लिए आवश्यक हैं। तो पिता में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं और कौन कौन? तो 44 तो होंगे ऑटोसोम, और पिता में होता है एक लिंग गुणसूत्र X और एक Y। तो पुरुषों में इसका मतलब यह है कि लिंग गुणसूत्र XY पाया जाता है, जबकि माताओं के अंदर दोनों क्रोमोसोम लिंग वाले भी रचना में समान होते हैं और दोनों X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि Y क्रोमोसोम छोटा होता है और केवल पुरुष में पाया जाता है। स्त्रियों में दोनों लिंग गुणसूत्र भी रचना में समान है, इस कारण से इनको X नाम दिया गया। तो 44 प्लस XX ये फीमेल में लिंग गुणसूत्र और ऑटोसोम, जबकि पुरुषों के अंदर अगर देखें तो 44 ऑटोसोम और XY क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब अगर कोई दंपत्ति है, उनके अंदर लिंग निर्धारण यानी बच्चे लड़की होगी कि लड़का होगा, जन्म के पूर्व कि जन्म के बाद निर्धारित होता है, इसके कंसेप्ट में आए और देखें कि ये 44 प्लस XY, अब आप समझ गए होंगे कि ये पिता है, ये मेल का निशान होता है, और फीमेल में 44 प्लस X क्रोमोसोम हो गया और ये फीमेल का निशान है। तो ये माता पिता है। अब पिता के अंदर स्पर्म सेल बनने के लिए रिडक्शन डिवीजन होगा, तो 44 का आधा हो जाएगा और ये दो है इनका भी आधा हो जाएगा, तो 44 का आधा हो जाता है 22 प्लस X की एक गैमीट बनेगी और जो बचा है 22 और प्लस Y इसका एक गैमीट बन जाएगी। ये दोनों जो हैं वो मेल गैमीट हैं। क्योंकि जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी शर्त है कि 4 सेल बनती हैं और 4 में गुणसूत्र आधे होते हैं। यहाँ तो वही होगा, अंडाणु एक ही बनता है एक बार में सामान्य स्थिति में, अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन है तो एक से अधिक भी बन जाते हैं। तो 22 प्लस X की जो है वो ओवम या फीमेल गैमीट बन जाती है। अब अगर संयोग से निषेचन के समय ही लिंग निर्धारण हो जाता है कि 22 प्लस X, ये गैमीट जो है स्पर्म सेल अगर इस ओवम से संलयित हो गई तो 44 ऑटोसोम हो गए और X क्रोमोसोम हो गया और ये जन्म लेने वाली संतान लड़की हो गई। तो जन्म के पूर्व ही निषेचन के समय लिंग निर्धारण हो जाता है। जैसे ही स्पर्म और ओवम संलयित होते हैं उसी वक्त सेक्स डिटरमिन हो जाता है कि जन्म लेने वाली संतान लड़की होगी कि लड़का। इसी प्रकार से दूसरी गैमीट सेल देखें मेल की, यदि ये मेल गैमीट इस ओवम से संलयित हो गई तो आप बना सकते हैं 22 22 44 प्लस
एक्स वाई, तो 44 प्लस एक्स वाई अगर चला गया तो ये होगा लड़का। तो संयोग 50% का होता है, उम्मीद होगी 50% कि ये गैमीट ओवम से सनलाइट हो जाए, लड़की हो जाए। 50% उम्मीद होती है कि ये गैमीट इसके साथ सनलाइट होकर के लड़की का निर्माण करेगा। लेकिन निषेचन के समय ही लिंग निर्धारण हो जाता है, बाद में उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है, तो समाज में व्याप्त जो तमाम बातें हैं कि दवा खा लीजिए या कुछ कर लीजिए, तंत्र मंत्र करने से लड़का पैदा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये नेचुरल है और जन्म से पूर्व ही निषेचन के समय ही ये निर्धारित हो जाता है, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है। इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, स्वयं होगा, संयोग 50-50% का होता है। इसलिए सृष्टि में अगर देखें तो स्त्री और पुरुष का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। अगर मानव ने अपने क्रियाकलापों के द्वारा इसको परिवर्तित नहीं किया है तो किसी को हो सकता है 10 लड़कियां जन्म ले सकती हैं, किसी को 10 लड़के, लेकिन सृष्टि में ये दोनों बैलेंस में रखा जाता है। मानव ने अपने कर्मों से इस रेशियो को बिगाड़ लिया है, क्योंकि समाज में मेल चाइल्ड डोमिनेंट माने जाते हैं, इस कारण से लोग उसका ज़्यादा उम्मीद करते हैं। फीमेल चाइल्ड को पैदा नहीं करना चाहते, इसलिए रेशियो जो है बिगड़ा हुआ है। अन्यथा इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। निषेचन के समय निर्धारित हो जाता है कि जन्म लेने वाली संतान लड़की है कि लड़का है। तो इस तरीके से तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है। 2 नंबर में ये बोर्ड का सवाल है और पूछा जाता है लिंग निर्धारण का रेखा चित्र बनाइए। तो लिंग निर्धारण का ये रेखा चित्र सामने बना हुआ है, इसमें मेल गैमीट, फीमेल गैमीट और इसका संयुग्मन दिखाते हुए आप लड़की और लड़का का जीनोटाइप बता देते हैं। यही है लिंग निर्धारण मनुष्य में। अब अगर हम बात करें लिंग निर्धारण हनी बी का, मधुमक्खी का, तो थोड़ा सा अंतर है। मधुमक्खी में क्या अंतर है? अंतर यह है कि मधुमक्खी या हनी बी में अगर देखें हम तो मेल और फीमेल वहां भी होते हैं, लेकिन श्रेणियां हैं 3। एक होती है जिसको हम क्वीन कहते हैं, रानी। यहाँ में लिंग निर्धारण जो होता है मनुष्य के जैसे ही है, और इसमें लिंग निर्धारण वाले XX क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें जननांग पूर्ण विकसित होते हैं और अंडे देने का कार्य यही करते हैं। दूसरे अगर देखें तो हाइव में वर्कर पाए जाते हैं और वर्कर्स में भी XX क्रोमोसोम होते हैं लिंग निर्धारण के, जैसे मनुष्य में, लेकिन इनमें जनन अंग विकसित नहीं होता। तो ये रिप्रोडक्शन विभाग नहीं ले सकते। और तीसरी श्रेणी आती है ड्रोन की। तो ड्रोन या नर मक्खी कहते हैं इसको आप। तो नर मक्खी जो है वो केवल X क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं, इसमें X0, क्योंकि एक ही लिंग गुणसूत्र होता है। तो ये हेप्लॉइड होते हैं। ये रिमार्क होता है कि जंतु जगत में कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो हेप्लॉइड होते हैं। हेप्लॉइड का अर्थ होता है कि इनमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो आधी ही होती है, क्योंकि ये अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। तो जिन अंडों का निषेचन नहीं हो पाता तो इनमें उन अंडों का डेवलपमेंट होता है और उनमें हेप्लॉइड मक्खी बनती है और ये नर मक्खी होती है। और नर मक्खी मधुमक्खियों में हेप्लॉइड है, बाकी सब डिप्लॉइड होते हैं। जंतु अगर देखें तो ज़्यादातर डिप्लॉइड हैं, 2 नंबर पाए जाते हैं।
लेकिन इसमें n नंबर होते हैं गुणसूत्रों के। तो ये जगत में अपवाद है कि ये हेप्लॉइड अगर जंतु कोई है तो ड्रोन्स है, नर मधुमक्खी है जो निषेचन में तो प्रतिभाग करती है, परंतु स्वयं इनका डेवलपमेंट अनिषेचित अंडों से होता है। इस कारण से ये जंतु जगत में अपवाद बन गए हैं। तो इस तरह से इनमें लिंग निर्धारण हो जाता है, जहाँ नर मक्खी में ही आधे गुणसूत्र रह जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बर्ड्स अगर देखें तो उल्टा है मनुष्य का। मेल जो है, मेल बर्ड होमोजाइगस होती है। होमोजाइगस टर्म आपको पहले कराए हैं, जब एक रचना की दोनों जीन्स समान होती है। तो ये मेल बर्ड अगर देखें तो इनमें जेड और जेड लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि फीमेल बर्ड जो होती है तो फीमेल बर्ड में जेड डब्ल्यू लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य का उल्टा है यहाँ पे, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में फीमेल बर्ड है और मेल बर्ड जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में होती है। बाकी तरीके अलग हैं, जैसे मनुष्य में बताया गया है अर्धसूत्री विभाजन होगा, जेड अलग होगा, डब्ल्यू अलग होगा, निषेचन कराएंगे या तो जेड आएगा या तो डब्ल्यू जेड आएगा। तो उल्टा सब इतना है कि अगर होमोजाइगस कंडीशन में जाइगोट बन रहा है तो वो मेल बर्ड बनाएगा, नर चिड़िया होती है, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है तो वहाँ हम फीमेल बर्ड लिखते हैं। ये अंतर है। तो कभी कभी रेयरली अभी पूछा हुआ है कि बर्ड में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो आप कहेंगे मनुष्य के विपरीत होता है। यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में मेल बर्ड होती है, जबकि फीमेल बर्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन में पाई जाती है। जीन ये है जिनको हम दिखा रहे हैं, गुणसूत्र है स्पेशली दिखा रहे हैं जो हम जेड जेड और जेड। तो इस तरीके से मनुष्य और कुछ और जीवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब एक चीज यहाँ आती है कि जब युग्मक जनन होता है, गैमेटोजेनेसिस जब होती है, मान लीजिए मेल के अंदर जननी कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन होने लगता है, तो गैमीट बनने की क्रिया में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है और 2n की कोशिका जो होती है वो जब गैमीट बनाने लगती है तो n नंबर के गैमीट में गड़बड़ी के कारण या तो गुणसूत्र n+1 हो जाते हैं या n-1 हो जाते हैं। ये ह्यूमन बीइंग में। और दूसरे अगर हम प्रिमिटिव प्लांट की बात करें तो उसमें 2n की अगर कोशिका है, डिप्लॉइड सेल है, उसका यदि अर्धसूत्री विभाजन होगा गैमीट बनने में तो बढ़ता ही नहीं है। गैमीट के अंदर पूरे गुणसूत्र चले आए, दूसरा गैमीट में 0 गया। तो ये अगर निषेचन में प्रतिभाग करेगा तो n नंबर की दूसरी गैमीट होगी तो 3n क्रोमोसोम चले जाते हैं, और जब गुणसूत्र बदल जाते हैं तो लक्षण भी बदल जाते हैं, कई बार जातियां बदल जाती हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जो है वो स्पर्म सेल और ओवम सेल बनने के दौरान जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा होता है तब ऐसी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, जिससे अगली पीढ़ी में आइडियल क्रोमोसोम नहीं पहुंच पाते, या तो एक संख्या में ज्यादा हो जाता है या तो एक कम हो जाता है। ये तो मनुष्य में होता है, लेकिन दूसरे और प्रजातियों में देखें तो n नंबर में गुणसूत्र गड़बड़ हो जाते हैं, 3n, 2n, 6n, 9n, इस तरीके से n नंबर में गुणसूत्र कम ज्यादा हो जाते हैं। अब n क्या होता है? n माने क्या होता है कि किसी भी प्रजाति में
पाए जाने वाले कुल गुणसूत्रों का आधा गुणसूत्र, और 2n इक्वल टू होता है किसी भी प्रजाति में पाए जाने वाले कुल गुणसूत्रों की संख्या। हमको ये नहीं पता है कि किस जाति में कितने गुणसूत्र है, तो वहां लिख सकते हैं 2n इक्वल टू उस प्रजाति में उपस्थित समस्त गुणसूत्र, और n का अर्थ होता है कि उस प्रजाति में उपस्थित कुल गुणसूत्रों की आधे गुणसूत्र। तो आधे गुणसूत्र केवल गैमीट में आते हैं, ये स्टेज है जहां गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, नहीं तो शरीर की सारी सेल 2n की होती है। प्लांट में, एनिमल में, सारे हायर प्लांट में अगर आप देखें तो वो सब स्पोरफिटिक हैं, और 2n की कंडीशन डिप्लॉइड स्टेज होती है और ये हैप्लॉइड स्टेज होती है। तो इस आधार पर हम अब आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताएंगे जहां पर कि आइडियल नंबर के कारण, यानी आइडियल नंबर गुणसूत्र के नहीं पहुंच पाए अगली पीढ़ी में, उसके कारण कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, और उन परिवर्तन को हम पढ़ते हैं, दो हेडिंग लेते हैं। एक को बोलते हैं यूप्लाइडी। अब ये यूप्लाइडी क्या होता है, जैसा हमने कहा कि ये ऐसी क्रिया है जिसमें n नंबर में गुणसूत्र अगली पीढ़ी में अधिक हो जाते हैं अथवा कम हो जाते हैं। ऐसा प्रिमिटिव प्लांट में जब सृष्टि का निर्माण हो रहा है उस समय ज्यादा होता था, चूंकि जैव विकास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मुख्य रोल था। जहां गैमेटोजेनेसिस होती थी, गैमेटोजेनेसिस के दौरान गुणसूत्रों के नंबर्स जो होते हैं वो कम ज़्यादा हो जाते थे, जिससे लक्षण बदल जाते थे और नई प्रजातियों का विकास हुआ। तो यूप्लाइडी उसी में से एक टेक्निक है जो नेचुरल है, और इस क्रिया में गुणसूत्र अगली पीढ़ी में या तो 3n हो जाते हैं अथवा n हो जाते हैं या 6n हो जाएंगे। यानी परिभाषा में इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसमें गुणसूत्र अगली पीढ़ी में n नंबर में परिवर्तित हो जाते हैं, अगुणित नंबर में बदल जाते हैं, उसे यूप्लाइडी कहते हैं। ऐसा प्रिमिटिव प्लांट्स में कॉमन केस थी, जहां पर n नंबर में कोशिका के अंदर अगली पीढ़ी में गुणसूत्र परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी के कारण शायद नई प्रजातियों का डेवलपमेंट हुआ। एक और श्रेणी आती है जिसको हम एन्यूप्लाइडी कहते हैं। एन्यूप्लाइडी अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही।